नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 8 दिसंबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना 25,000 फर्जी आवेदन पकड़े। जेंट्स ने लेडीज की फोटो लगाकर फॉर्म भरा। पंजाब, यूपी, राजस्थान की महिलाओं ने भी 2100 रुपये मांगे। हरियाणा के शहरों में भी कब्जाधारियों को मिलेगा मालिकाना हक, सरकार ने तय की शर्तें। आज से 2 दिन डॉक्टरों की हड़ताल, ओपीडी व आपातकालीन सेवाएं रहेंगी बंद। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील होगा और ज्यादा स्वादिष्ट, बताएंगे पूरी अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, इस साल लागू होगा 8वां वेतन आयोग। हरियाणा में विकास कार्यों में आएगी पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर लगेगी रोक। टेंडर होते ही सरपंचों को तत्काल आएगा SMS। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, ऑफिस टाइम के बाद परेशान नहीं कर सकेगा बॉस। लोकसभा में पेश हुआ नया बिल। विदेशी पक्षियों से गुलजार हुआ झज्जर जिला। हिमालय पर्वत की चोटी लांग बार हेडेड गूज ने डाला डेरा। हिसार के किसान 16 दिसंबर को करेंगे महापंचायत। गांव-गांव जाकर दिया जा रहा निमंत्रण। बीमा क्लेम न मिलने से नाराज, सरकार पर लगाए आरोप। जेजेपी रैली में दुष्यंत भावी मुख्यमंत्री के नारे लगे। चौटाला बोले 2019 में बीजेपी के साथ नहीं जाता तो 7 MLA भाग जाते। रणजीत चौटाला नहीं पहुंचे। इंडिगो संकट, एयरलाइन ने अब तक 610 करोड़ रुपए रिफंड किए। देश भर में यात्रियों को 3000 बैगेज भी लौटाए। छठे दिन 650 प्लस फ्लाइट कैंसिल। और परीक्षा पे चर्चा 2026 का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। 11 जनवरी 2026 लास्ट डेट। 10 स्टूडेंट्स को मिलेगा PM मोदी से बात करने का मौका। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में सर्द मौसम ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और लगातार ठंड बढ़ रही है। तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में जारी बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों पर साफ तौर पर नजर आने लगा है। इसी के साथ अब दिन में भी ठंडी तेज हवाएं चलना शुरू हो गई हैं और रात के तापमान में गिरावट जारी है। कुछ एक स्थानों पर सुबह के समय हल्की धुंध नजर आ रही है। हरियाणा में सबसे ज्यादा ठंडी रात नारनौल में 3.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ दर्ज की गई। नारनौल के बाद प्रदेश में सबसे ठंडा जिला हिसार रहा। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि वर्तमान परिदृश्य में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से कहीं कहीं बादलबाई देखने को मिली है, जिस कारण रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं रात के तापमान में हल्का उतार चढ़ाव 8 दिसंबर तक देखने को मिलेगा। इसके बाद ये मौसम प्रणाली संपूर्ण इलाके से आगे निकल जाएगी। 9 व 10 दिसंबर को उत्तरी बर्फीली सर्द हवाएं चलने की संभावना बन गई है। मौसम विभाग ने 9 व 10 दिसंबर के लिए कोल्ड वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना है। हरियाणा में ग्रामीण इलाकों के विकास को लेकर प्रतिबद्ध नजर आ रही नायब सैनी सरकार ने एक और नई पहल की है। गांव में विकास कार्यों से जुड़ी प्रक्रियाओं में और ज्यादा पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने पंचायत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे विकास एवं पंचायत विभाग के HEW पोर्टल पर जैसे ही कोई टेंडर जारी हो उसकी जानकारी संबंधित सरपंचों को तत्काल मैसेज के जरिए भेजी जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि इस व्यवस्था से ग्रामीण विकास प्रतिनिधियों को विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति की समय पर जानकारी मिलेगी, जिससे परियोजनाओं की निगरानी मजबूत हो सकेगी। उन्होंने बताया कि समय पर सूचना मिलने से न केवल विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी, बल्कि भ्रष्टाचार और अनावश्यक देरी पर भी रोक लगेगी। अधिकारियों ने CM नायब सिंह सैनी को अवगत करवाया कि 1000 से अधिक आबादी वाले गाँव में कच्ची फिरनियों को पक्का करने का काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अब तक 600 से ज्यादा गाँव में फिरनियों को पक्का करने का काम पूरा कर लिया गया है, तो वहीं 300 से ज्यादा गाँव में काम चल रहा है। 300 के करीब महिला चौपाल बनाने का काम भी सुचारू रूप से जारी है। पहले चरण में लगभग 1000 E-लाइब्रेरी के नवीनीकरण कार्य को पूरा कर लिया गया है। बहुत जल्द इनमें कंप्यूटर और पुस्तकों की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। आमजन की बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई विकास कार्य प्रगति के पथ पर हैं। हरियाणा के जींद में जननायक जनता पार्टी यानी JJP अपने स्थापना दिवस पर प्रदेश स्तरीय रैली का आयोजन किया गया। इसके लिए 10 एकड़ मैदान में पंडाल लगाया गया था। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला रैली में पहुंचे और उन्होंने मंच पर पहुंचकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। दुष्यंत के आने पर ग्राउंड में भावी CM के नारे लगे। अपने संबोधन के दौरान दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी के साल 2019 में चुने गए विधायकों की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस वक्त BJP से गठबंधन नहीं करते तो जसपा के चुने गए 7 विधायक भाग जाते। भाजपा से गठबंधन इसलिए किया ताकि चंडीगढ़ में दरवाजे खुले रखें। काम हुए या नहीं हुए मगर ठिकाना बना के रखा। दुष्यंत ने साल 2024 में हरियाणा में BJP सरकार बनने का मुख्य कारण पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बताया है। उन्होंने कहा कि हुड्डा भाजपा के साथ मिले हुए हैं। वहीं रैली में हरियाणा के 5 बार के CM रहे ओम प्रकाश चौटाला के भाई एवं पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला निमंत्रण के बावजूद नहीं पहुंचे। हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया भी रैली में पहुंचे। रैली में भीड़ जुटाने और शक्ति प्रदर्शन करने के लिए जसपा ने पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला को निमंत्रण दिया था, लेकिन वे रैली में नहीं आए।
हरियाणा सरकार ने कब्जाधारकों के लिए बड़ी राहत का निर्णय लिया है। अब गांव की तरह शहरी इलाकों में भी 20 साल से कब्जाधारियों को जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी और पात्र लोगों को कलेक्टर रेट पर जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए बताया गया कि सरकार ने पहले से ही गाँव की पंचायती जमीन पर 500 गज तक के मकानों के मालिकाना हक पर मंजूरी दे रखी है। अब इसी तरह की व्यवस्था शहरी क्षेत्रों में भी लागू की जा रही है। पहले चरण में 20 साल से पट्टा लेकर दुकान चला रहे लोगों को दुकान का मालिकाना हक दिया जाएगा। अब मकानों को लेकर भी यह फैसला लिया गया है। शर्त यह है कि मकान का आकार 500 गज से अधिक नहीं होना चाहिए और जमीन किसी जोहड़, सड़क, फिरनी या फिर सार्वजनिक उपयोग में शामिल नहीं होनी चाहिए। इस फैसले से अदालतों में लंबे समय से पड़े हुए सैकड़ों मामले खत्म हो जाएंगे। हरियाणा सरकार की प्रोत्साहन नीति की बदौलत आज प्रदेश के किसान परंपरागत खेती का मोह त्याग कर ऑर्गेनिक और बागवानी खेती की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा कमाया जा सके। इसी कड़ी में झज्जर जिले का गांव रैया अब कृषि क्षेत्र में नया अध्याय लिखने जा रहा है। यहाँ के किसानों ने राजस्थान और गुजरात के मशहूर मसाला उत्पादन मॉडल को अपनाकर यहाँ पहली बार जीरा, सौंफ और अजवाइन की वैज्ञानिक खेती शुरू की है। जिले के गाँव रैया स्थित महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र में इन फसलों की शुरुआती जर्मिनेशन सफल रही है और वैज्ञानिक इसे किसानों की आमदनी बढ़ाने के बड़े अवसर के रूप में देख रहे हैं। यदि प्रयोग सफल रहा तो झज्जर इलाका मसाला फसलों का नया बेल्ट बन सकता है। इसके बाद ये प्रदेश की खेती का मॉडल बनेगा। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि जीरा, सौंफ और अजवाइन कम सिंचाई में तैयार हो जाती है और इनका बाजार मूल्य हमेशा ऊंचा बना रहता है, जिससे लाभ पारंपरिक खेती की बजाय कई गुना अधिक मिलता है। रैया केंद्र के वैज्ञानिकों ने बताया कि तीनों फसलें जीरा, सौंफ और अजवाइन स्थानीय जलवायु में अच्छी तरह अनुकूल हो रही है और पौधों की वृद्धि सामान्य है। शुरुआती परिणाम उम्मीद जगा रहे हैं। हरियाणा में सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को ध्यान में रखते हुए उनकी मिड डे मील में कुछ सुधार किए हैं। इसके चलते बच्चों को दाल, चावल, रोटी, सब्जी के साथ साथ मौसमी फल और सलाद भी मिलेंगे। इसके अलावा दोपहर के भोजन की पौष्टिकता को बढ़ाने के लिए तय हुआ है कि सप्ताह में एक दिन खीर और पंजीरी भी दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बाल वाटिका कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के तकरीबन 64,000 विद्यार्थियों को सर्दियों में देसी घी की पिन्नी और खीर मिड डे मील में दी जाएगी। विद्यार्थियों को सप्ताह में एक दिन 15 ग्राम पिन्नी और 45 ग्राम खीर दी जाएगी। इसके अलावा पहले से ही बच्चों को फ्लेवर दूध भी दिया जा रहा है। हरियाणा में महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए वाली लाडो लक्ष्मी स्कीम के लिए पुरुषों ने भी आवेदन कर दिया। उन्होंने नाम पता तो अपना भरा लेकिन फोटो महिला की लगा दी। इसके अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान की महिलाओं ने भी अप्लाई कर दिया। ऐसे एक दो मामले नहीं बल्कि करीब 25,000 केस सामने आए हैं जो वेरिफिकेशन के वक्त पकड़े गए। सरकार ने इन आवेदनों को अब रिजेक्ट कर दिया है। इसके अलावा स्कीम से जुड़े अधिकारियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है कि कहीं कोई फर्जी व्यक्ति इसका लाभ न उठा सके। सरकार के मुताबिक 30 नवम्बर तक इस स्कीम के लिए 9,592 महिलाओं ने आवेदन किया था। यही सरकार का माथा ठनका, क्योंकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 7 लाख महिलाएं ही स्कीम की नियम शर्तों के दायरे में आती हैं। हरियाणा सरकार ने आवेदनों की वेरिफिकेशन शुरू की तो 1237 आवेदन ऐसे मिले जिनमें फोटो तो महिलाओं की लगी थी लेकिन आवेदन करने वाला पुरुष था। उन्होंने महिलाओं की फेक आईडी लगाई और एप्लीकेशन भर दी। हैरत की बात यह है कि हरियाणा सरकार की स्कीम का लाभ उठाने के लिए पड़ोसी राज्यों के प्रदेश से सटे जिलों की महिलाओं ने भी आवेदन कर दिया। इनमें पंजाब की 11,908, हिमाचल प्रदेश की 2732, उत्तर प्रदेश की 4785, दिल्ली की 2,932 और राजस्थान की 1,339 महिलाएं भी शामिल हैं। वेरिफिकेशन प्रक्रिया में लगे कुछ कर्मचारियों ने बताया कि कुछ पुरुषों ने तो महिलाओं से मिलते जुलते नामों के कारण इसका लाभ उठाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि संतोष नाम के पुरुषों ने इस योजना के तहत काफी आवेदन किया है। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान ऐसे लगभग 25,000 फर्जी आवेदन पकड़े गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर इन सभी आवेदनों को तुरंत खारिज कर दिया गया है और अधिकारियों को सख्त निगरानी रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के बैनर तले सोमवार को जिले भर के सरकारी अस्पताल, सीएचसी व पीएचसी में तैनात चिकित्सक हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान चिकित्सकों ने ओपीडी, आपातकालीन विभाग, लेबर रूम व पोस्टमार्टम आदि के कार्य रोकने का फैसला लिया है। फिलहाल 8 व 9 दिसंबर को हड़ताल करने का फैसला लिया गया है। वहीं चिकित्सकों के समर्थन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA भी आ गई है, जिसका कहना है कि वे सरकारी अस्पतालों में सेवाएं नहीं देंगे। इधर सीएमओ ने कहा है कि हड़ताल को देखते हुए छुट्टी पर गए चिकित्सकों की छुट्टी रद्द कर दी गई है और एडिशनल ड्यूटी लगा दी है। सभी चिकित्सक 8 व 9 दिसंबर को संपूर्ण हड़ताल करेंगे। इस दौरान ओपीडी, आपातकालीन सेवाएं व पोस्टमार्टम आदि सेवाएं बंद रहेंगी। जिले के नागरिक अस्पताल के अलावा जितने भी पीएचसी व सीएचसी पर डॉक्टर तैनात हैं वे भी हड़ताल पर रहेंगे। उनकी मांग है कि एसएमओ की सीधी भर्ती पर रोक लगाई जाए और एसपी का रिवीजन होना है जो पास हो चुका है। यह फाइल काफी लंबे समय से अटकी हुई है जिसे जल्द से जल्द लागू किया जाए।
हरियाणा का झज्जर जिला इन दिनों विदेशी पक्षियों की चहल पहल से गुलजार हो उठा है। इन पक्षियों ने डीगल गांव में डेरा डाला हुआ है। इनमें बार हेडेड गूज पक्षी बेहद खास है, जो 29,000 फीट ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। यह दुनिया की सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षियों में से एक है। डीगल गांव में इस बार दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ गाँव के आसपास जलभराव वाले क्षेत्रों में पक्षी प्रेमियों को दुर्लभ नजारा देखने को मिल पा रहा है। इसमें ग्रे लेग गूज, नॉर्थन पिनटेल, नॉर्थन शोवलर, गैडवाल, कॉमन पोचार्ड और कॉमन जैसी प्रजातियों के पक्षी देखने को मिल रहे हैं। यह पक्षी 200 से 1000 के समूह में हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पहुँचते हैं। इन पक्षियों का नवंबर महीने में आना शुरू होता है और मार्च में फिर से ये अपने मूल क्षेत्रों की ओर वापस लौट जाते हैं। यह पक्षी साइबेरिया से आते हैं और इनमें सबसे ऊंची उड़ान भरने की क्षमता होती है। यह बहुत शांत पक्षी होता है और तकरीबन 5 महीने यहाँ रुकने के बाद फिर वापस लौट जाता है। हरियाणा में सर्द मौसम के दौरान बड़े स्तर पर गेहूं और सरसों की खेती होती है। इन फसलों में कई तरह के कीट मंडराते हैं, जिनको आहार बनाकर ये अपना गुजारा करते हैं। इसलिए हर साल ये पक्षी इधर आते हैं। या इन्हें खाने की तलाश में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। ऑफिस टाइम खत्म होते ही अब कर्मचारियों को बॉस के फोन, ईमेल और एसएमएस से होने वाली परेशानी से छुटकारा मिलने की उम्मीद जग उठी है। काम और निजी जिंदगी के बीच बेहतर संतुलन बन सके, इसी सोच के साथ एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा के शीतकालीन सत्र में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 पेश किया है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को ऑफिस के लगातार बढ़ते दबाव से राहत देना और उन्हें तनाव मुक्त निजी समय देना है। इससे लाखों लोगों को यह भरोसा मिलेगा कि वे नौकरी के साथ साथ अपनी जिंदगी भी सुकून से जी सकें। पेश किया गया बिल कर्मचारियों को अधिकार देता है कि वे ऑफिस आवर खत्म होने के बाद या छुट्टियों के दौरान किसी कॉल, ईमेल या फिर एसएमएस का जवाब देने को बाध्य नहीं होंगे। कोई कर्मचारी ऑफिस टाइम के बाद कॉल या मैसेज का जवाब नहीं देता तो कंपनी उसके खिलाफ कोई सजा या कार्रवाई नहीं कर सकेगी। लगातार डिजिटल डिवाइस पर रहने से कई लोग तनाव, मानसिक थकान और डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं। ऐसे माहौल में यह बिल कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया है। फ्रांस और स्पेन जैसे देशों में यह कानून पहले से ही लागू है। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं और 8वां वेतन आयोग से जुड़ी हुई खबर का इंतजार कर रहे हैं तो आज की ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई एक अपडेट सामने आ रही है। एक रिपोर्ट से पता चला है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2028 से लागू होगा और देश के इतिहास में सबसे बड़े वित्तीय असर वाला यह फैसला साबित होने वाला है। खबरें सामने आ रही है कि नए वेतन एवं पेंशन संशोधन का कुल बोझ 4 लाख करोड़ से बढ़कर 5 तिमाहियों के एरियर समेत कुल 9 लाख करोड़ तक जा सकता है। केंद्र और राज्य दोनों को ही बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। सिर्फ सालाना वेतन और पेंशन की वजह से ही 4 से 5 लाख करोड़ की अतिरिक्त लागत आएगी। मार्च 2028 तक की 5 क्वार्टर के एरियर लगभग 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हैं, जो एक बार में दिया जाने वाला सबसे बड़ा भुगतान हो सकता है। इसी बीच सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि 8वें वेतन आयोग का डीए अलाउंस, पेंशन आदि सभी को कवर करने वाला है। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री की तरफ से इसकी पुष्टि कर दी गई है। कुल मिलाकर 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को राहत मिलने वाली है, परंतु इससे देश की अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल संतुलन का समय भी होगा। साल 2027 में आयोग की रिपोर्ट और 2028 में क्रियान्वयन के साथ यह फैसला सरकार के वित्तीय प्रबंधन की असली परीक्षा बनकर सामने आने वाला है। प्रादेशिक सेना ने जोन 1 के अंतर्गत सैनिक सामान्य ड्यूटी के पद के लिए नवीनतम अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार खुली भर्ती रैली के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए इच्छुक हैं वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं और प्रादेशिक सेना में शामिल हो सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए। उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। कुल पद 716 रहेंगे। इच्छुक उम्मीदवार खुली भर्ती में हिस्सा ले सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो territorialarmy.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। हिसार में आदमपुर तहसील परिसर में किसानों का धरना जारी है। इस धरने को मजबूत करने और 16 दिसंबर को प्रस्तावित किसान महापंचायत की तैयारी के लिए अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी ने गांव में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। किसानों को महापंचायत में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। किसानों ने बीमा और मुआवजे का भुगतान न होने पर सरकार के प्रति गहरा रोष व्यक्त किया है। ग्रामीणों ने महापंचायत में बड़ी संख्या में पहुँचने का आश्वासन दिया है। किसान नेता सतबीर सिंह ने बताया कि सरकार किसानों को मुआवजे से वंचित रखने के लिए घोटालेबाजों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने दावा किया कि बिहार और उत्तर प्रदेश से सस्ता धान खरीदकर हरियाणा की मंडियों में किसानों के नाम पर बेचा जा रहा है, जिससे वास्तविक किसानों को नुकसान पहुंच रहा है। किसान नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार धान घोटाले की लेपापोती करने के लिए छोटे कर्मचारियों को निलंबित कर रही है, जबकि बड़े अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। नेताओं ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि वह किसानों को खराब फसल की तस्वीरें और वीडियो पोर्टल पर अपलोड करने के लिए मजबूर कर रही है। यह ऐसे समय में हो रहा है जब खेतों में रबी की बुआई शुरू हो चुकी है। इसके अतिरिक्त पटवारियों पर फसल खराब होने की रिपोर्ट
रिपोर्ट कम दिखाने का दबाव डालने का भी आरोप लगाया गया। किसान नेताओं ने बीज विधेयक 2025 को किसान विरोधी करार दिया है। उन्होंने घोषणा की कि 8 दिसंबर को तहसील से जिला स्तर तक इस विधेयक की प्रतियां जलाई जाएंगी और इसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। बजाज ऑटो ने 160 सीसी सेगमेंट में अपनी पॉपुलर बाइक पल्सर N160 का नया वेरिएंट लॉन्च किया है। इसमें गोल्डन कलर का इन्वर्टेड USD फोर्क और सिंगल सीट लेआउट दिया गया है। इसकी एक शोरूम कीमत की बात करें तो 1,23,983 रुपए रखी गई है। नया वेरिएंट इसके टॉप वेरिएंट से 2,000 रुपए सस्ता है। ये बाइक देश भर में सभी डीलरशिप पर अवेलेबल है। बाइक का मुकाबला TVS अपाचे RTR 160 4V, हाल ही में अपडेट की गई हीरो एक्सट्रीम 160 R 4V और 2025 यामाहा FZS FI से है। कंपनी का कहना है कि ग्राहकों की डिमांड पर यह अपडेट लाया गया है। कंपनी की रिसर्च से पता चला है कि कई ग्राहक सिंगल पीस सीट को ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये लॉन्ग राइड्स में कंफर्ट देती है। पहले USD फोर्क सिर्फ टॉप वेरिएंट में था, लेकिन अब ये फीचर कम कीमत में भी अवेलेबल हो गया है। कुल मिलाकर N160 के अब 4 वेरिएंट हो गए हैं। नए वेरिएंट में गोल्डन पेटेंट इन्वर्टेड फोर्क USD फोर्क सबसे हाईलाइट फीचर है। ये फोर्क न सिर्फ लुक को प्रीमियम बनाता है बल्कि हैंडलिंग को भी बेहतर करता है। सिंगल पीस सीट को वापस लाया गया है जो पहले के लोअर वेरिएंट्स में था। बाइक का ओवरऑल डिजाइन एग्रेसिव है जिसमें LED हेडलाइट और मस्कुलर फ्यूल टैंक शामिल है। ट्रांसमिशन की बात करें तो इंजन को 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ट्यून किया गया है। सिटी राइडिंग में माइलेज तकरीबन 45 किलोमीटर प्रति लीटर और हाईवे पर 60 किलोमीटर प्रति लीटर तक मिल सकता है। टॉप स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास है। शिक्षा मंत्रालय जनवरी 2026 में परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाता है जिसमें PM स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स के साथ परीक्षा के तनाव से निपटने के बारे में बात करते हैं। हर साल की तरह इस बार भी देश भर के चुनिंदा 10 स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स को PM मोदी से सीधे बातचीत करने का मौका मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 11 जनवरी 2026 है। इस कार्यक्रम में पेरेंट्स और टीचर्स बिना कहीं जाए ऑनलाइन हिस्सा ले सकेंगे। यह कार्यक्रम MyGov इनोवेट प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन आयोजित होता है जहां स्टूडेंट्स प्रधानमंत्री से परीक्षा के तनाव पर चर्चा कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करके और क्विज खेलकर इसमें भाग लेते हैं। इसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। स्टूडेंट्स अधिकतम 500 शब्दों में PM को अपने सवाल भी सबमिट कर सकते हैं। हर साल आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में PM मोदी छात्रों से हल्के फुल्के अंदाज में बात करते हैं जिसमें बताते हैं कि परीक्षा जिंदगी का अंत नहीं बल्कि सीखने की शुरुआत है। इस दौरान पेरेंट्स और टीचर से भी चर्चा करते हैं कि कैसे वो बच्चों को तनाव मुक्त माहौल दे सकते हैं और खुद भी चिंता से दूर रह सकते हैं। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।